हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज राय। दोस्तों, आज जो युवा के हृदय में चल रहा है वो बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं। लेकिन इस बात को रखने से पहले हम इतिहास की कुछ बात आपके सामने रखेंगे, जिससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था दोस्तों। इसी दौरान इंग्लैंड की संसद में बजट पेश हो रहा था और जो मंत्री बजट पेश कर रहे थे उन्होंने सारे मंत्रालयों में जो धन निवेश होता है उसमें कटौती कर दी, लेकिन शिक्षा के मद में कटौती नहीं की गई। तो विपक्ष ने इसके प्रति सवाल उठाया कि आप सारे मदों में तो कटौती करते चले जा रहे हैं परंतु शिक्षा में कटौती नहीं कर रहे हैं, ये क्या बात है। उस मंत्री ने ब्रिटेन की संसद में कहा, जो वक्तव्य दिया द्वितीय विश्व युद्ध के समय, उन्होंने कहा कि पुल टूट गया तो उसका निर्माण हो सकता है, भवन का निर्माण हो सकता है, लेकिन यदि शिक्षा की मद में कटौती कर दी जाएगी तो ये पूरी एक पीढ़ी को ही समाप्त कर देगी, उसकी योग्यता को ही समाप्त कर देगी, जिसका पुनर्निर्माण संभव नहीं है। दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है। फिर आते हैं दूसरे पहलू के ऊपर लेकर के। 1813 का अधिनियम आया जिसमें शिक्षा के ऊपर भारतीयों की शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। लेकिन इसलिए नहीं किया गया कि भारतीय योग्य बने, बल्कि अंग्रेजों को छोटे पदों पे कर्मचारी की आवश्यकता थी, इसलिए वो भारतीयों को शिक्षित थोड़ी मात्रा में करना चाहते थे कि उनका काम चल सके। लेकिन इसी दौरान जो 1 लाख रुपए व्यय का प्रावधान किया गया, इसी दौरान एक समस्या खड़ी हो गई प्राच्य और पाश्चात्य की। जो पूर्व या भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो साहित्य है, इस पे वो खर्च किया जाए कि जो अंग्रेजी व्यवस्था है उस पे खर्च किया जाए। ये एक विवाद चलने लगा। खैर, आगे आते हैं। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल रहता है। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग गठित करता है शिक्षा के लिए, इस विवाद को समाप्त करने के लिए जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद चलता है, और दूसरी शिक्षा के विषय में परामर्श देने के लिए। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें उसने अंग्रेजी शिक्षा की पैरवी की। ठीक है, अब इससे 3 बातें जो हैं वो आप थोड़ा जानने लायक हैं कि क्यों महत्वपूर्ण हैं ये। ठीक है, पहली बात, लॉर्ड मैकाले ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो ये भारतीय हैं ये बाहर से तो काले रहें लेकिन भीतर से अंग्रेज हों। हमारी जो शिक्षा पद्धति है इनको अंग्रेज बनाए, न कि अपनी सभ्यता और संस्कृति के करीब ले जाए। पहली बात उसने कहा। दूसरी बात उसने कहा कि यूरोप की अलमारी के एक तख्ता के ऊपर जो किताबें रखी गई हैं, पूरे हिंदुस्तान और अरब में जितनी किताबें हैं उनसे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन तीसरी बात उसने सबसे महत्वपूर्ण व्यक्त की, जो उसकी चिंता थी। उसने कहा कि मुझे चिंता है, मुझे इस बात का भय है कि हम लोगों की इस व्यवस्था से आगे कहीं भारतीय हम लोगों जैसी संस्था न खड़ी कर लें और हमारे सामने ही न खड़े हो जाएं। यह बहुत बड़ी चीज़ है। इस शिक्षा के महत्व को समझिएगा दोस्तों। और 1835 में भारत में पहली बार आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। और 1876 में इसी शिक्षा का परिणाम था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे कांग्रेस की पुरोगामी संस्था के रूप में जाना जाता है। ये पहली ऐसी संस्था थी जो अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजों के विरोध में खड़ी हुई। वो आईसीएस में उम्र को लेकर के, लॉर्ड लिटन के समय जो सिविल सेवा में उम्र कम कर दी गई थी उसके विरोध में लेकर के, इल्बर्ट बिल को लेकर के ये सामने खड़ी हो गई। दोस्तों, ये इतिहास में जाने का केवल एक ही मतलब था, बताने का कि शिक्षा का क्या महत्व होता है। और आगे कांग्रेस संस्था बनी। आप जानते ही हैं जो स्वतंत्रता संघर्ष में कितना योगदान रहा, आगे भारत को स्वतंत्र होने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, ये बातें पीछे हमने बताई। अब आते हैं वर्तमान समय में। मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, आपको पता है कि जब चुनाव होने को होता है उससे पहले आचार संहिता लग जाती है, तो 16 मध्य से ही सारी व्यवस्थाएं बंद हो गईं। अब 17 में मुख्यमंत्री ये बनते हैं।
युवाओं को बहुत उम्मीद होती है कि नए सीएम जो बने हैं हमारे लिए वैकेंसी आएगी, रोजगार के अवसर खुलेंगे। 17, 18, 19, 20, 21 दो आयोग है उत्तर प्रदेश में। एक लोक सेवा आयोग है इलाहाबाद में और एक अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है वो लखनऊ में है। ठीक है, आप जानते हैं। तो जितनी छोटी वैकेंसी होती है पीसीएस को छोड़ करके प्रदेश में जितने डिपार्टमेंट हैं, इसकी सारी की जिम्मेदारी जो होती है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को होती है। और अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने इनके मुख्यमंत्री काल के बाद से अभी तक समझिए कि किसी भी वैकेंसी को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाई। अब 2016 मध्य से थोड़ा काउंट करिएगा, 17, 18, 19, 20। अब ये 4 साल से जो युवा प्रयास कर रहे थे कि अब आएगी, अब वैकेंसी आएगी, उनकी उम्र तो नहीं ठहरेगी। 21 में इन्होंने पेट का नोटिफिकेशन दे दिया और उम्र मांगा, 21 से ही उम्र को मांग दिए। अब ये 4 साल में जो युवा उम्र को क्रॉस कर गए हैं उनके साथ न्याय कौन करेगा? एक जो मुखिया होते हैं प्रदेश के, उनकी जिम्मेदारी होती है कि समय को पहचानते हुए चलें। युवाओं की उम्र नहीं रुकेगी, वो तो बढ़नी ही बढ़नी है। अब यदि मान लीजिए कि आप 21 से मांगेंगे तो जो 4 साल आपका इंतजार किए कि इस साल वैकेंसी आएगी, इस साल आएगी, इस साल आएगी, वो कहाँ जाएंगे? उनकी पीड़ा को कौन समझेगा? जैसे अभी दरोगा में हुआ, दरोगा में प्रत्येक साल 3,000 2,500 वैकेंसी आनी थी, लेकिन आपने कहा कि नहीं 10,000 वैकेंसी इकट्ठे हम देंगे। और जब 10,000 वैकेंसी आप दिए तो 21 से उसमें उम्र मांग दी आप। जो लड़का 17 से 18 से 19 से 20 से तैयारी कर रहा है एसआई के लिए, वो कहाँ जाएगा? उसकी पीड़ा कौन बताएगा? तो ये तो हमको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि अगर ये अवसर बार बार युवाओं को मिलता रहा होता तो उनके भीतर एक उत्साह बना होता। ये जरूरी नहीं है कि एक सरकार सभी को सरकारी नौकरी दे देगी, लेकिन यदि पारदर्शिता से प्रत्येक वर्ष वो वैकेंसी कराएगी तो जो योग्य होंगे उनका सिलेक्शन होगा। जिनकी योग्यता उस लायक नहीं रहेगी वो ये संतोष कर लेंगे कि हमारे भाई हमसे योग्य थे, वो नौकरी पा गए, हम नहीं पाए, वो कोई अन्य कार्य करेंगे। लेकिन यदि वैकेंसी नहीं आएगी तो ये लाखों लाख विद्यार्थी आशावाद में अपने पूरे जीवन को समाप्त कर देंगे। इसलिए सरकार का दायित्व है कि पहली निगाह इस बात पे हो। पंचायत का चुनाव आया तो पेट की परीक्षा दोनों उस समय ये था, दोनों कैंसिल कर दी गई। अब अगर जनवरी फरवरी में विधानसभा का चुनाव होगा 22 में और ये जून चल रहा है दोस्तों, तो बहुत कठिन सरकार के लिए हो जाएगा कि जितनी वैकेंसी खाली है ये सारी वैकेंसी कैसे भरी जाएगी। ये बहुत बड़ा भय बना हुआ है विद्यार्थियों के भीतर। सरकार इस पे जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला ले, ठीक है, कि रोजगार के अवसर जल्दी से जल्दी इनको मिले, इनके लिए फॉर्म निकाले, सीधे परीक्षा कराए नौकरी के लिए पारदर्शिता से। यही हम सारे युवा जो हैं सरकार से चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आप अधिक से अधिक तक लोगों तक शेयर करिएगा कि कम से कम सरकार तक ये बात पहुँचे। धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों।